हिंद महासागर में इजरायली शिप पर हो ड्रोन अटैक को लेकर आपको बता दें, ईरान समर्थित गुट पर हमले के आरोप के तहत यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इजरायल हमास युद्ध के 50 दिन पूरे, सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह का हमला। तीसरी बड़ी खबर, जहां इजरायल की कैद से छूटी फिलिस्तीनी रवादा अबू अजामिया। आपको बता दें, वेस्ट बैंक पहुंचते ही हमास के नारे भी लगाए गए। बंधकों की अदला बदली पर वेस्ट बैंक में जश्न की अगली तस्वीर आपके सामने, क्योंकि 39 फिलिस्तीनियों के बदले 24 इजरायलियों को किया गया है रिहा। यमन में हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन को लेकर भी तस्वीरें आई सामने। हजारों लोगों ने फिलिस्तीन की आजादी के कैसे नारे लगाए, देखिए। और एक और बड़ी खबर, जहां बाखमुट में अज़ोव फाइटर के हमले को लेकर बड़ी खबर, घायल होने के बावजूद सटीक निशाना लगाया। और डोनेट्स्क में रूसी हेलीकॉप्टर की स्ट्राइक, जहां यूक्रेनी कमांड पोस्ट को किया गया तबाह। और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि बेंगलुरु में पीएम मोदी ने तेजस विमान में भरी उड़ान। प्रधानमंत्री ने लिखा, तेजस में उड़ान अविश्वसनीय। और यही 8 बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही आज की ये सबसे बड़ी खबरें हैं। जहां इजरायली शिप पर ड्रोन से हमले को दिया गया अंजाम। इजरायल हमास युद्ध के 50 दिन पूरे हो चुके हैं और इजरायल से रिहा हुए जितने भी बंधक थे, उसके बाद यहां पर वेस्ट बैंक पर पहुंचकर हमास के नारे लगाए गए हैं। और महत्वपूर्ण खबर आई बंधकों की रिहाई पर मनाते हुए जश्न की तस्वीर वेस्ट बैंक से, और साथ ही यमन में हमास समर्थकों को लेकर खबर, जहां फिलिस्तीन की आजादी के लगाए गए नारे। साथ ही घायल होने के बावजूद किस तरीके से सटीक निशाना अगले एक और वॉर फ्रंट पर बाखमुट में अज़ोव फाइटर जेट ने लगाया, वो तस्वीर आपके सामने थी। वहीं खबर डोनेट्स्क से, जहां डोनेट्स्क में हमने देखा यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। और सभी अब से थोड़ी देर पहले की आज की ये खास तस्वीर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस विमान से भरी उड़ान। आज 4 बजे में गाजा से लेकर चीन तक की अहम खबरों से आपको हम आगे रूबरू कराएंगे। गाजा में सीज फायर है, लेकिन इजरायल पर हमले नहीं रुके। किसने दी है इजरायल को खत्म करने की धमकी, बताएंगे। साथ ही दुनिया पर मंडरा रहे 3 तरफा परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में भी होगी जानकारी आपके सामने। क्या ईरान परमाणु बॉम्ब बना चुका है? रूस ने अपनी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल कहां पर की है तैनात? चीन को क्यों परमाणु युद्ध की आशंका है? वहीं रूस पर ड्रोन अटैक का खतरा कैसे मंडरा रहा है, जबकि दुनिया पर एक और वायरस का खतरा है? डिटेल्स होंगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि सीज फायर के बीच हमले की जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उसी के तहत ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर खतरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और साथ ही परमाणु अलर्ट को लेकर भी आज बड़ी खबर आई। 3 तरफा परमाणु अलर्ट को लेकर बड़ी डिटेल इनपुट होगा आपके सामने। और साथ ही रूस पर 13 ड्रोन अटैक को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। और इसके साथ ही चीन में निमोनिया के कहर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और इन तमाम बड़ी खबरों पर होगा विश्लेषण। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मेरे सहयोगी वॉर फ्रंट से विपिन चौबे भी हमें ज्वाइन करेंगे। और साथ ही मेरे सहयोगी डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। होगी इनसे भी सीधी बात। और इजरायल हमास युद्ध के 50 दिन पूरे होते ही बड़ी खबरें, जहां फिलहाल 4 दिन का सीज फायर तो जारी है और बंधकों की रिहाई के लिए सीज फायर को देखते हुए खबरें आ रही हैं। हालांकि तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि बंधकों के बदले इजरायल फिलिस्तीनी कैदी छोड़ रहा है। और गाजा और इजरायल में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सीज फायर को देखते हुए बने हालात में भी लगातार हो रहे हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है।
इजराइल फिलिस्तीनी कैदी छोड़ रहा है और सीजफायर के इस हालात में जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट से तस्वीरें आ रही है, गाजा में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की रेड को लेकर एक और खबर मिली। आईडीएफ और शिन बेन का ये जॉइंट ऑपरेशन था। यहूदिया, सामरिया और बेका में कार्रवाई हुई है। हमास के 10 लड़ाकों की गिरफ्तारी को लेकर भी खबर मिली है। और अब सीजफायर के बीच इजरायली टैंकों की वापसी। आईडीएफ आर्मर्ड व्हीकल्स का काफिला लौटा है। उत्तरी और मध्य गाजा में बॉर्डर पर इनकी डिप्लॉयमेंट। गाजा में छोटा युद्ध विराम, फिर लंबी लड़ाई। सबसे बड़ी खबर, सीज फायर के बाद इजराइल पूरी ताकत से करेगा हमला। 2 महीने तक चल सकता है हमास से युद्ध। योव गैलेंट का यह बयान। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के इस दावे को लेकर भी होगी बात, लेकिन उनकी तरफ से दावा किया गया है कि लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेगी जंग। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, क्या दावा उनकी तरफ से किया गया? इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि बंदूकों की रिहाई को देखते हुए बड़ी बात यहां पर कही गई है। बंदूकों की वापसी के लिए संघर्ष विराम की बात कह रहे हैं। शांति के लिए हमास का विनाश जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां हमास के खात्मे तक ये जंग रहेगी जारी और सीज फायर के बाद हमास पर फिर होंगे हमले तेज। हालांकि पूरी ताकत से इजराइल इन हमलों को अंजाम देगा, ये बात कह दी गई है। और उसके साथ ये भी कह दिया गया कि 2 महीने तक चल सकता है ये युद्ध। अब उस लिहाज से सबसे पहले मैं आपसे यहां समझना चाहती हूं बहल सर, ये बयानबाजी, युद्ध विराम के दौरान तस्वीरें जारी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन, और साथ ही ये भी बता देना कि ये सिर्फ अल्प विराम है, अभी तो और तेज होंगे हमले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इंटरनल प्रेशर है इजराइल के अंदर इस समय बंधकों की रिहाई का तो है ही है, लेकिन साथ में वो हमास को ऊपर भी एक्शन चाहते हैं। और यही एक्शन जो है वो इंटरनल एक्शन जो चाहते हैं हमास का, तो वो ये इनका जो एंड स्टेट डिसाइड किया गया था वो भी ये डिसाइड किया गया था कि हमास का खात्मा करना है। लेकिन अब इस युद्ध विराम के अंदर हमास को एक मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को रीकूप और रीग्रुप कर सकें और अपने जो लॉजिस्टिक सप्लाईज उनकी कट गई है उसको भी लेके आ सकें। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं इजराइल की, कभी ये नहीं सोचते कि हमास क्या करना चाहेगा इसके बाद। क्या हमास सारे बंधकों को छोड़ना चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि सारे बंधकों को छोड़ देगा तो उसके बाद उसके ऊपर जो अटैक किए जाएंगे इजराइल की तरफ से उसको खात्मा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका कोई प्लान भी होगा कि इसको जितना युद्ध विराम को खींचा जाए ताकि उसमें उनकी जो कंटिन्यूअस स्टेट है जो इजराइल की वो ऑपरेशनलाइज ना कर पाए इनके ऊपर तब तक कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट डिसाइड हो जाए। और जो इन पूरी लड़ाई का एक एंड स्टेट है, वो एंड स्टेट तो तभी हो पाएगा जब तक एक 2 स्टेट थ्योरी बने, यानी कि 2 स्टेट थ्योरी को एक्शन में लाया जा सके। क्योंकि जब तक पैलेस्टीनियंस की अपनी स्टेट नहीं होगी और वो स्टेट जो उनके अंडर कंट्रोल में हो, ना कि वेस्ट बैंक की तरह जहाँ पे बहुत सारे एनक्लेव उनके हैं 167, बट 203 जो एनक्लेव्स हैं या सेटलमेंट्स हैं वो तो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, जूइश सेटलमेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पूरा का पूरा इजराइल का कंट्रोल है। तो क्या ऐसा इजराइल चाहता है कि गाजा को भी बनाना? और यही चीज बहुत जरूरी कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हमास के गुरिल्ला वॉर का ये वीडियो है, सीज फायर से पहले का ये वीडियो सामने आया है जहां आईडीएफ पर घात लगाकर हमले को अंजाम दिया गया। देखिए इस हमले में इजरायली बेस को निशाना बनाया गया। और बंधक समझौते का इजराइल में विरोध। एक और बड़ी खबर, बंधक परिवारों के मंच तिकवा ने सवाल उठाए। 50 बंधकों पर 150 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ने का विरोध। समझौते की बजाय हमास पर दबाव बनाना चाहिए, यह बात कही जा रही है। वहीं दूसरे दिन भी बंधकों की रिहाई जारी है। एक दिन में 24 बंधकों को छोड़ा गया है और 4 बच्चों समेत 13 इजरायली बंधकों को हमास ने छोड़ा है। थाईलैंड के 10 नागरिक भी छोड़े गए हैं। फिलीपींस का 1 नागरिक भी रिहा हुआ है।
इजिप्ट फिलिस्तीनियों को नहीं देगा एंट्री। एक और सबसे बड़ी खबर, और गाजा से इजिप्ट के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिलिस्तीनियों की एंट्री इजिप्ट के लिए खतरा है। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी का यह बड़ा बयान, और इस बयान के आधार पर होगी चर्चा कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को इजिप्ट में अगर एंट्री नहीं तो यह किस और संकेत जाता है। इजिप्ट से फिलिस्तीनियों को, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह का फिलिस्तीनियों की एंट्री किस तरीके से इजिप्ट के लिए खतरा बनी हुई है, यह बयान सामने आया है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख कर रही हूं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि फिलिस्तीनियों की इजिप्ट में नो एंट्री क्यों कही जा रही है, क्योंकि गाजा और वेस्ट बैंक छोड़ा तो अधिकार खो देंगे फिलिस्तीनी, यह बात कही गई है। फिलिस्तीनियों की एंट्री हमारे लिए खतरा है, फतेह अल सिसी ये बात कह रहे हैं। गाजा से इजिप्ट में धकेलने का कोई रास्ता ही नहीं है और फिलिस्तीनियों को इजिप्ट भेजने का प्लान था। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी ये बताते हुए कि इस प्लान को देखते हुए इजिप्ट में एंट्री। हालांकि मैं सुमित एक रिएक्शन इस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप इस पूरे वॉर फ्रंट पर रहे हैं सुमित। इस पूरे वॉर फ्रंट में हम ये चर्चा जरूर करते थे, आदेश तो जारी हो जाता है इलाका खाली कर दो, ये लोग जाएंगे कहां, और वहां सवाल इजिप्ट को लेकर मैंने तब आपसे किया था, और इजिप्ट अपना ये रुख सामने रखते हुए आज जिस खतरे की बात को रख रहा है सामने, ये क्या संकेत देता है? देखिए बिल्कुल सुरभि, ये सिर्फ रिफ्यूजियों को लेकर या फिर गाजा पट्टी से आने वाले लोगों को लेकर ही इजिप्ट की आप कह सकते हैं कि कन्फ्रंटेशन या उनको वो विरोध नहीं है, उनको डर नहीं है। डर इस बात का भी है कि इजिप्ट के गाजा में आम लोगों के साथ साथ हमास के कई जो लोकल कैडर्स हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो भी उनके इलाके में आएंगे, और अगर वो गतिविधियां चलाते हैं तो इजराइल कभी भी उन पर भी अटैक करने से गुरेज नहीं करेगा। आप देखिए कि करीबन 280 किलोमीटर की जो बाउंड्री है इजराइल की और इजिप्ट की, ये बहुत संवेदनशील इलाका है। लगातार कई दशकों से, 2 दशक से ज्यादा हो चुका है कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, लेकिन जब ये जंग शुरू हुई तो इजिप्ट ने भी अपने बॉर्डर एरियाज में, ना सिर्फ राफा के आसपास बल्कि कई इलाकों में अपने टैंक्स, आर्टिलरी गन्स को तैनात कर दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं भी कोई आशंका मिली, कोई इनपुट मिला तो कहीं इजराइल उन पर भी अटैक ना करते। तो ये डर है और इजिप्ट को ये बहुत अच्छे से समझता है। इजिप्ट इसी वजह से गाजा के आने वाले लोगों को ना तो अपने इलाके में जगह देना चाहता है और ना ही ये चाहता है कि ये समस्या गाजा पट्टी से निकलकर इजिप्ट के इलाके में आ जाए। लेकिन विपिन, एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप भी उसी वॉर फ्रंट में मौजूद हैं जहां हमने देखा राफा क्रॉसिंग की तस्वीरें तो अब सामने आती हैं, लेकिन इसी क्रॉसिंग को खोलने का डर हमेशा रहा है, और अब युद्ध विराम के दौरान जिस तरीके से बंधकों की रिहाई हो रही है, इसको लेकर क्विक अपडेट। देखिए, कल भी आपने देखा कि कल किस तरह से बहुत नाटकीय अंदाज से सब कुछ हुआ। हालांकि पहले से शेड्यूल जो था सुरभि, उसमें 13 इजरायलियों की बात कही गई थी, लेकिन अंदर खाने एक बड़ा डिस्कशन चल रहा था जिसमें कतर भी शामिल था, जिसमें मिस्र भी शामिल था, अमेरिका शामिल था, इजराइल शामिल था और थाईलैंड भी शामिल था। 10 थाई और एक फिलीपींस के नागरिकों को भी रिहा किया गया। आज भी उम्मीद है, लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है जो ये चाहते हैं कि यहां पर शांति भंग होनी चाहिए। लेकिन अब सबकी निगाहें इस सीज फायर के बाद होने वाली एक्टिविटीज पर आकर टिक गई हैं कि 4 दिन के बाद क्या होगा। क्या जो नेतन्याहू ने कहा है डबल इंटेंसिटी के साथ हमले होंगे, उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, और पूरी वॉर जो है आज की तारीख में साउथ गाजा में आके सेंट्रिक हो गई है। साउथ गाजा में कैसे ऑपरेशन चलाया जाएगा, और अगर बम्बार्डमेंट अगर ऊपर से हुई तो फिर बहुत मौतें होंगी, जिसका जिम्मेदार कौन होगा, इसको लेकर चर्चा है। बाद क्या होगा इस पर नजर की बात कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर के दौरान किए जा रहे दावों को लेकर 2 बड़ी खबरें हैं, क्योंकि हमास ने अब फिलिस्तीन की 2 फिलिस्तीनियों की हत्या की है। वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों की हत्या को लेकर खबर आई है, और हत्या के बाद शवों को इलेक्ट्रॉनिक पोल पर भी लटका दिया गया। हमास का दावा है आईडीएफ के लिए ये लोग जासूसी कर रहे थे। और सीज फायर के बीच हमास ने किया बड़ा दावा, लेबनान से इजराइल पर बड़े हमले होंगे। 48 दिनों तक इजराइल का बहादुरी से सामना होगा। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। इराक में यूएस बेस पर हमलों की तारीफ भी हमास की तरफ से की गई है। गाजा में युद्ध विराम, हमास की राजनीतिक जीत, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर के दौरान ये बयान सामने आ रहे हैं। अब महत्वपूर्ण खबर है, इजराइल का टारगेट हमास को नष्ट करना था। इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया का ये बड़ा दावा है, बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत को मजबूर हुआ है इजराइल। इस्माइल हानिया का ये दावा
और इस दावे पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए बता देते हैं कि इस्माइल हानिया इस दावे के तहत कह क्या रहे हैं, क्योंकि अल-कुद्स और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस करते रहेंगे हमले, ये बात इस्माइल हानिया ने दोहरा दी है। फिलिस्तीन की मुक्ति तक ये लड़ाई जारी रहेगी और ये भी साफ तौर पर कह दिया कि जंग में लेबनान और यमन का भी मिलेगा साथ। अब हमास को नष्ट करना था इजराइल का टारगेट और युद्ध विराम हमास की बड़ी राजनीतिक जीत है। हालांकि हमलों से बंधक नहीं छुड़ा सके इजराइल और अमेरिका। ये इस बयान में जिस तरीके से सुधाकर सर इस्माइल हानिया बड़े दावे कर रहे हैं, ये क्या एक और पोस्चरिंग की जा रही है ये बताने के लिए कि आईडीएफ भले ही जितने बड़े दावे कर दे, नतीजा ये है कि हमास ने खुद उसको मजबूर कर दिया युद्ध विराम करने के लिए और बंधकों तक ना पहुंच पाना ही इजराइल की सबसे बड़ी हार। फिर भी सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को आपके शो में इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। जहाँ तक जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये बहुत अहम सवाल है। मैं कहूँगा कोई भी लड़ाई, ये एक कन्वेंशनल फोर्स एक अनकन्वेंशनल फोर्स के खिलाफ लड़ाई चल रही है। अगर दोनों कन्वेंशनल फोर्स होते तो मिलिट्री पार्लेंस और मिलिट्री साइंस के मुताबिक चंद एक चीजें प्रेडिक्टेबल पैटर्न है कि एज्यूम करता। आज हमारा जो है टेररिज्म को अख्तियार कर रखा है, वही हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, ये मत भूलिएगा। और क्योंकि ये एक लड़ाई, ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरफ है, इसके ऊपर एक एस्केलेटरी मैट्रिक्स दोनों तरफ से अपनाए गए हैं। हमास के लिए एक एस्केलेटरी मैट्रिक्स है ताकि नेगोशिएटेड स्टांस को अख्तियार रखते हुए ज्यादा से ज्यादा उनको माइलेज मिलना चाहिए। मेरे विचार के मुताबिक जो सवाल आप पूछ रहे हैं, यस, काफी हद तक हमास जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है और उन्होंने इजराइल और यूएस को घुटने पे टेक दिए हैं उनके विचार के मुताबिक। लेकिन इजराइल और यूएस की तरफ से ये एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, पूरे नहीं तो कुछ कम से कम, ज्यादा नहीं तो 24 होस्टेजेस को फ्री किया गया है। ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है इन सच अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। बैक टू यू। लेबनान से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है और हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मिसाइल दागी है। आईडीएफ ने मिसाइल हमले को नाकाम किया है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ ड्रोन को यहां पर निशाना बनाया था। और लेबनान में ही आईडीएफ के बड़े हमले को लेकर एक और खबर, जहां लेबनान के कई इलाकों में बमबारी हुई है। इजरायली वायुसेना ने एयर अटैक किया। और इजरायली इलाके में मिसाइल अटैक को लेकर खबर, जहां हाइफा शहर पर मिसाइल हमला हुआ। हाइफा को ड्रोन से दहलाने की ये कोशिश, लेबनान की ओर से इस हमले को अंजाम दिया गया। तीन बड़ी खबरें आपके सामने, जहां हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी है और लेबनान आईडीएफ ने किस तरीके से इस मिसाइल हमले को नाकाम किया है। और इजरायली वायुसेना ने एयर अटैक लेबनान में किया है और हाइफा शहर पर मिसाइल हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार अब हमलों को अंजाम देता आ रहा है और हाइफा को ड्रोन से दहलाने की इस कोशिश की आपने खबर देखी। लेकिन सीज फायर के बीच हाइफा में ही धमाकों से दहशत को लेकर भी एक और बड़ी खबर आई, जहां हाइफा में विस्फोट की वजह भी साफ नहीं हो सकी है। आईडीएफ विस्फोट की वजहों की जांच में जुटी है। अब हाइफा में लगातार हमलों को देखते हुए ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि हाइफा में धमाकों से दहशत की ये वो तस्वीरें सामने आई हैं जहां लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हाइफा शहर पर मिसाइल हमला, इजराइल का सबसे बड़ा इलाका जो धमाकों की आवाज से गूंज उठा। मिसाइल हमलों को हाइफा शहर में जिस तरीके से रात के वक्त अंजाम दिया गया, ये तस्वीरें सामने आई। अब सीज फायर के बीच इजराइल पर लेबनान से अटैक को लेकर खबर।
इजराइल पर ही लगातार आक्रामक हो रहा है हिजबुल्ला और लेबनान से आईडीएफ के ड्रोन को टारगेट किया गया। आईडीएफ की तरफ से दावा यह किया गया कि हिजबुल्ला के इस हमले को ही नाकाम कर दिया गया। लेबनान से आईडीएफ पर मिसाइल हमले के दावे को देखते हुए आगे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि इसी आधार पर आगे चर्चा होगी कि जहां एक तरफ सीज फायर के दौरान हमास साइलेंट है, हिजबुल्ला इतना वायलेंट होता जा रहा है और सीज फायर के बीच इजराइल पर लेबनान से अटैक को लेकर बड़ी खबरें, जहां गाजा सीज फायर के बाद हिजबुल्ला ने अटैक बढ़ा दिए हैं। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से हिजबुल्ला आक्रामक होते हुए लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है, जहां 36 घंटे से आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। उत्तरी इजराइल में लेबनान से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और लेबनान से ही आईडीएफ ड्रोन को टारगेट भी किया गया है। अब सीज फायर का हम हिस्सा नहीं है, हिजबुल्ला ने यह बात भी साफ कर दी है, लेकिन गाजा युद्ध तक इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। हिजबुल्ला जिस लिहाज से बहलसर इस बात को दोहरा रहा है, सीज फायर के दौरान की क्या ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, जहां पर हमने देखा कि हमास पूरी तरीके से साइलेंट है लेकिन हिजबुल्ला इतना ज्यादा वायलेंट है। देखिए, आपने दो महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज कही है कि हिजबुल्ला के अटैक्स कंटिन्यू रहे हैं। हिजबुल्ला एक शियाइट डोमिनेटेड मिलिटेंट ग्रुप है और ये इसको पूरा ईरान का सपोर्ट मिला है। उसी तरीके से यमन से भी अटैक चल रहे हैं, जो कि ड्रोन अटैक भी हैं और बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक भी हैं। वो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों का सपोर्ट जो है ईरान से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन पूरे मामले में ईरान का पूरा हाथ है, जो एनकरेज कर रहा है हिजबुल्ला को लेबनान से अटैक करने के लिए, और यमन से जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के अटैक हो रहे हैं, जिसमें अमेरिकन वॉरशिप्स ने भी ड्रोन्स को शूट डाउन किया है। तो और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इजराइल के पास एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एरो 2 और 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे तीनों सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके, ताकि बैलिस्टिक मिसाइल को दूर से दूर और मल्टी स्टेजेस पे उसको खत्म किया जा सके। तो इसी वजह से आप जो बता रहे हैं कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल को शूट डाउन कर गया है, उनकी मिसाइल्स को या रॉकेट्स को शूट डाउन कर दिया गया है। तो एक कितना भी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम हो, पर कुछ तो मिसाइल्स और कुछ रॉकेट्स उसमें से जरूर निकल जाएंगे, और वही धमाके हैं जो अभी आप देख रहे हैं हैफा में या कहीं और जो हो रहे हैं। न्यूक्लियर तैयारी की इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले यमन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की वीडियो देखिए, क्योंकि T-3485 टैंक को ATGM से यहां उड़ाया गया है और हुती विद्रोहियों का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो न्यूक्लियर तैयारी की इनसाइड स्टोरी, जहां मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और ईरान बना रहा है न्यूक्लियर हथियार। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका की तरफ से किया गया यह सनसनीखेज दावा कि 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय जिस तरीके से इस रिपोर्ट के आधार पर यह बड़े दावे कर रहा है, इस रिपोर्ट में आखिर है क्या? यूएस की तरफ से ये पहला दावा क्या है इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि इस दावे के तहत ये कहा जा रहा है कि ईरान ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब यूएस का दूसरा दावा देखिए, जिसमें कहा गया कि 2 हफ्ते में परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार विकसित करने की पर्याप्त सामग्री है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इस बात को लेकर दावे कर रहा है कि ईरान के पास बड़े पैमाने पर संवर्धित यूरेनियम है और स्ट्रैटेजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की इस रिपोर्ट में जिस आधार पर दावे किए जा रहे हैं, सुमित, मैं चाहूंगी इस पर आपसे चर्चा करना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा जिस लिहाज से बढ़ता जा रहा है, ये जानना और समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार और तुर्की इसको देखते हुए क्या बड़े दावे कर रहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर और डिटेल आपके सामने। इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार और तुर्की का दावा यह कि परमाणु हमले की धमकी दे रहा है इजराइल। एर्दोगान का यह बयान सामने आ चुका है, ये कहते हुए कि कुछ दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की तरफ से ये जो दावा किया गया, गाजा और मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले की खतरे की बात कही जा रही है और गाजा को नष्ट करना चाहता है इजराइल। अब मिडिल ईस्ट में 2 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार होने की आशंका को देखते हुए इस खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि गाजा जंग के बीच परमाणु हथियारों की जो होड़ है, ये दुनिया के लिए, सुमित, बेहद खतरनाक साबित हो रही है। देखिए, बिल्कुल दुनिया के लिए ये भी खतरनाक साबित हो रहा है सुरभि, कि
ना सिर्फ इजराइल इस तरीके के कदम उठा सकता, लेकिन इजराइल ऐसे कदम क्यों उठाएगा, क्योंकि ये भी सामने आ रही है कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हुती ग्रुप हो चाहे हिजबुल्लाह हो, इन लंबे समय से इनके पास ऐसे लॉन्ग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पहुंच चुके हैं, इनके पास ऐसे घातक मिसाइल पहुंच चुके हैं जिससे ये भी इजराइल को लगातार बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इजराइल ये बात जानता है, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हुए इजराइल कुछ भी बड़ा कर सकता है। ये ना सिर्फ तुर्की जानता है, ये ईरान भी जानता है, और यही वजह है कि इसकी लगातार आशंका और इसको लेकर बयान दोनों तरफ से लगातार आते जा रहे हैं। आपको याद होगा रूस यूक्रेन की जंग के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि जिस तरीके से यूक्रेन को और ज्यादा पावर्ड किया जा रहा था मिसाइलों से, ड्रोन से, तो न्यूक्लियर वॉर को लेकर रशिया ने भी कई बार इस बात को सार्वजनिक मंचों से जाहिर किया। दरअसल ये टैक्टिक्स भी होते हैं समझाने के लिए कि अगर आपने इस तरीके के लंबे अटैक हम पर बंद नहीं किए तो फिर हम भी एक कदम आगे बढ़कर आप पर बड़े अटैक कर सकते हैं। और यही शायद इजराइल और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में इस समय चल रहा है। लेकिन विपिन, मैं एक सवाल आपसे यहां करना चाहूंगी। सुमित ने कहा प्रिवेंटिव मेजर्स को देखते हुए ईरान ये स्ट्रैटेजिकल मूव अपना रहा है, लेकिन क्या इसी तरीके का कोई खतरा आप इजराइल में इसको लेकर स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं? नहीं, न्यूक्लियर वॉर जैसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट चारों तरफ से इजराइल उन तमाम मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, और किसके खिलाफ ये इस्तेमाल करेगा, और अगर इस्तेमाल भी करता है तो उसका इम्पैक्ट उन देशों से ज्यादा अपने देश पर होगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता कहीं से इस तरह की कोई संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ये जरूर है कि उसकी लड़ाई फिलिस्तीन से है, लेबनान से है, सीरिया से है, ईरान से है, लेकिन जमीन पर रहकर इस वॉर को लड़ा जा सकता है। इजराइल में न्यूक्लियर वॉर जैसी कोई आशंका फिलहाल मुझे तो नजर नहीं आती है। चलिए, लेकिन इस बीच आपके पास वापस भी आऊंगी और तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए, लेकिन अब क्योंकि यहां पर एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर ईरान अगर ऐसा कदम उठा रहा है, तो एक और बड़ी खबर है पुतिन की बड़ी चेतावनी को देखते हुए, और ये बड़ी चेतावनी है पुतिन की यूरोपीय देशों को। यूरोप के नजदीक रूसी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को लेकर आज ये बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, रूस ने यार्स बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की है। कोजेलेस्क मिलिट्री बेस पर न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने से पहले रूस की इस परमाणु चेतावनी को देखते हुए इंफॉर्मेशन वॉल पर उस बेस की तस्वीर और डिटेल आपके सामने, क्योंकि ये है वो जगह जो है कोजेलेस्क बेस, और यहां पर यार्ड्स की तैनाती की गई है। अब इस तस्वीर में आपने ये लोकेशन तो देखी, लेकिन इस लोकेशन पर चर्चा करने से पहले जरा ये जान लीजिए कि आखिर लंदन से इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि यहां देखिए दूरी तय करने में 4 मिनट का वक्त लगेगा। लंदन से इसकी दूरी 2900 किलोमीटर है। अब 4 मिनट में यहां पर यह पहुंच सकती है। लंदन के साथ साथ बर्लिन की लोकेशन भी आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर बर्लिन तक पहुंचने में करीब 3 मिनट का वक्त लगेगा, और बर्लिन जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पोजीशनिंग जिस तरीके से की जा रही है, रूस की ये न्यूक्लियर तैयारी आखिर है कैसी, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने और एक टाइमलाइन आपके सामने इस आधार पर रखना चाहूंगी चर्चा से पहले, क्योंकि 5 नवंबर जब न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हुआ, और 17 नवंबर जब एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर आई, सरमेट 2 को लेकर खबर आई, न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की आहट यहां पर देखी गई। अब उस लिहाज से सुधाकर सर, ये डिप्लॉयमेंट्स कहें या ये एक और ऐसा स्ट्रैटेजिकल मूव है जो बहुत बड़े संकेत देता है? न्यूक्लियर वेपन्स या आर्सेनल एक ऐसा कंपोनेंट होता है मिलिट्री स्ट्रेटेजी में, ये हमेशा डिटेरेंस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा हो रखा है कि आपके सवाल के पीछे एक लार्जर कैनवस है, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। तो लार्जर कैनवस क्या है, हमें ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कि 2022 नवंबर में जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट निकला है यूएस का, उन्होंने चाइना को नंबर 1 एनिमी माना है, जो कि भारत का भी बाय वर्च्यू ऑफ ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी ये भी हमारा एक एडवर्सरी है, और बाकी देश विदेशों में बहुत सारे देश हैं तो चाइना के खिलाफ है, ये नंबर 1 मानना पड़ेगा। दूसरा, अफगानिस्तान से हिस्ट्री विड्रॉल के बाद नाटो और
जो वेस्टर्न अलायंसेस हैं इनका पिवट ऑफ एशिया शिफ्ट हो गया है इंडो पैसिफिक में। चाइना को खतरा ये है कि कहीं इंडो पैसिफिक में ग्लोबल अटेंशन शिफ्ट ना हो जाए, कि फोकस ना हो जाए। अगर हो जाता है तो उसका जो एम्बिशियस प्लान है ताइवान को इंटीग्रेट करना है कम वोट में साम दाम दंड भेद करके 2025 या 27 या 30 तक, ये किसी भी तरह उसको एसिमुलेट करना, ये लार्जर गेम प्लान चल रहा है। तो इसलिए मेरे असेसमेंट में, एक जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हो, मेरे असेसमेंट के मुताबिक पुतिन को उन्होंने इजाजत दिया था कि जाओ आप जाके यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई करिए ताकि ग्लोबल अटेंशन डाइवर्ट करें। चाहे आप कनाडा की बात करिए, चाहे आप पन्नू का भी बात करिए, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करिए, इसके पीछे एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। सर इस न्यूक्लियर मूवमेंट में, जी सर सॉरी टू बट इन, बट इस न्यूक्लियर मूवमेंट में आपने जिस लार्जर कैनवस में चीन का जिक्र किया है, अगली खबर भी उसी से जुड़ी है, क्योंकि चीन की परमाणु चेतावनी को लेकर एक आज खबर आई है जहां पश्चिम की न्यूक्लियर डील से खतरे की बात कह रहा है चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया पर निशाना साधा, ऑकस की डील से परमाणु जोखिम और दुनिया में बढ़ेगी न्यूक्लियर वेपन की होड़। आपको बता दें IAEA की बैठक में चीन ने ये मुद्दा उठाया है। तो चीन की ये परमाणु चेतावनी, इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए इसी के बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर सामने आई जहां अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की डील पर चीन ने ये चेतावनी दी है और साफ तौर पर कहा ऑकस की डील से न्यूक्लियर हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से चीन ने ऑकस डील की बकायदा शिकायत कर दी है। खबर यह भी आई कि चीन ने इसे परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन बताया है और महत्वपूर्ण यह भी है कि चीन ने कहा है कि इससे एशिया प्रशांत रीजन में खतरा भी बढ़ जाएगा। हालांकि ऑकस डील से चीन की इतनी चिंता क्यों है, यही एक्सपर्ट से मेरा सवाल रहने वाला था, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका में न्यूक्लियर डील हुई और 2 फेजेस में ऑकस न्यूक्लियर डील को भी बांटा गया। हालांकि पहले फेज में इंडो पैसिफिक रीजन में नई न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट पर सहमति बनी थी, जबकि दूसरे फेज में क्वांटम टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर करने पर सहमति बनी थी। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने और डिफेंस टेक्निक साझा करने पर सहमति को लेकर भी खबरें मिली और प्रोजेक्ट पर $368 बिलियन खर्च करने का भी अनुमान जताया गया है। एक क्विक रिएक्शन मैं सुमित इस लिहाज से आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि यह चीन का इस तरीके से इन बैठकों के दौरान शिकायत करना और परमाणु संधियों को देखते हुए यह बयान क्या संकेत देता है? देखिए सुरभि, एक बात लंबे समय से कही जाती है कि जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, और ये शायद चीन बहुत पहले समझ गया था। इसलिए चीन ने अपने नेवल पावर हो, चाहे नेवल असर्ट्स हो, चाहे सर्विलेंस हो, वो समंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। हर देश के आसपास के समंदर में चीन की सबमरीन, उसके सर्विलेंस शिप्स हर जगह तैनात रहते हैं। और ये बात अब बाकी देश, अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ये अब बहुत लेट समझे। और यही वजह है कि अब उसको काउंटर करने के लिए एक बड़े ग्रुप ऑकस, या फिर आप कह सकते हैं कि लगातार कई देश, जापान भी उसमें शामिल है, ताइवान भी उसमें शामिल है, लगातार अब ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उसको काउंटर करने का उपाय निकाले जाए। और यही बात लगातार हमारे एक्सपर्ट भी जो बता रहे थे कि अमेरिका ने किस तरीके से सबसे बड़ी एनिमी चीन को माना था अमेरिका ने, वो इसलिए ही माना था क्योंकि अब जो प्रभाव है खास तौर पे अमेरिका का, बड़े देशों का, वो चीन के सामने फीका पड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि अब एकजुट होकर चीन को कैसे काउंटर किया जा सकता है समुद्री सीमाओं में या समंदर में, इसको लेकर ही ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस ने बमबारी बढ़ा दी है और यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव पर आक्रामक रुख को देखते हुए खबर आई जहां मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले को दिया गया अंजाम। बाखमुट में रूस का भीषण आर्टिलरी अटैक, जहां यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह किया गया। यूक्रेन का सर्विलांस पोस्ट भी निशाना बना। रूसी हमले से एमिनिशन डिपो नष्ट। खरसों में रूस का यूक्रेन पर अटैक, जहां यूक्रेनी बेस पर विध्वंसक आर्टिलरी अटैक और हमले की तैयारी कर रहे लैंडिंग ग्रुप पर हमला। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा। रूसी हमलों से दहले यूक्रेन में खबर यह भी कि यूक्रेनी सेना पर 24 घंटे में 62 अटैक हुए हैं। कुपियांस्क, अवदिवका में बमबारी, बाखमुट और मरिंका में भी भीषण शेलिंग।
महल सर, इस लिहाज से समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से आक्रामक रुख अपनाते हुए अलग अलग इलाकों पर कब्जे की तो बात कही जा रही है, लेकिन क्या अब रूस इतना आगे बढ़ चुका है कि गवर्नेंस को लेकर भी फैसला ले? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अभी लड़ाई की अगर हम पहले बात करें तो विंटर सीजन आने वाला है, स्नो आएगी और स्नो आने से जमीनी लड़ाई पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और वो मूवमेंट्स बंद हो जाएंगी। इस वजह से जितने भी अटैक्स हैं वो अभी ज्यादा रशिया कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। और अवदिक्का की आपने बात करी, वो पूर्वी क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक टाउन है, उसको ऑक्यूपाई करना रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहता था कि इस दौरान में जब तक सर्दियां पूरी तरह से नहीं होती तब तक वो इसको ऑक्यूपाई कर ले। और तीसरी चीज आती है पॉलिटिकल गवर्नेंस के ऊपर। वो पूरे पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपने सुना होगा कि एक एमपी ने अभी बात की है यूक्रेन के, उन्होंने ये कहा है कि पूर्वी क्षेत्र के अगर कुछ एरियाज को हम पहले कह देते, उनको देने के लिए उनके अंदर गवर्नेंस की भी बात करते, या दूसरी चीज उन्होंने कही कि अगर हम न्यूट्रल रह जाते तो कहीं ना कहीं ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता ही नहीं और बहुत पहले युद्ध विराम मिल जाता। तो रशिया तो यही चाहेगा कि वो अपना गवर्नेंस जो है पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे उसका ऑक्यूपेशन है उस पर जल्दी से जल्दी लेके आए पूरी तरीके से, और वहां पे ऐसा सिस्टम क्रिएट करे कि वो वापस कभी भी यूक्रेन ना जा सके। लेकिन जब तक यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव खत्म नहीं होता, वहां पे कोई भी अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस जो है वो पूरी तरह से सक्सीड नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक और बड़ी खबर आई जहां यूक्रेन के सर्विलांस सिस्टम पर हमला हुआ और रूस ने 3 यूक्रेनी रडार स्टेशंस को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी S-300 का रडार सिस्टम नष्ट हुआ है। अमेरिका से मिले मोटरार रडार सिस्टम भी नष्ट। और खबर आई ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया, जहां यूक्रेन के 435 सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। एक हफ्ते में 435 यूक्रेनी सैनिक आहत। यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैन्य वाहन भी तबाह करने का दावा। और खेरसों में यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फेल, जहां जमीनी युद्ध में मारे गए 405 यूक्रेनी सैनिक। नीपर नदी पार कर खेरसों में हमले का प्लान था। एक हफ्ते में यूक्रेन के 39 सैन्य वाहन भी तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधे आपको बता दें किस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस दावे के तहत कहा जा रहा है कि 3 रडार स्टेशंस को तबाह कर दिया गया है। साथ ही 2 इलाकों में 800 से ज्यादा सैनिकों के हताहत होने का भी किया जा रहा है दावा। खासकर ज़ेपोरिज़िया में 435 सैनिक हताहत हुए हैं और यह भी कि खेरसों में भी 405 सैनिक हताहत कर दिए गए हैं। हालांकि 2 इलाकों में 89 सैन्य वाहनों को नष्ट करने का भी किया जा रहा है दावा। लेकिन इस बीच क्रिमिया पर फिर बड़ा हमला। एक और सबसे बड़ी खबर क्रिमिया पर बड़े ड्रोन अटैक को लेकर, जहां यूक्रेन ने 16 ड्रोन से हमले को दिया अंजाम और 13 ड्रोन क्रिमिया में मार गिराए गए हैं। आपको बता दें 3 ड्रोन वल्गोरोद इलाके में नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। और यूक्रेन के खिलाफ रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जहां यूक्रेनी यूएवी और मिसाइलों को तबाह कर रहा है। एक हफ्ते में 12 यूक्रेनी समुद्री ड्रोन को नष्ट किया गया है। यूक्रेन के 537 फाइटर जेट नष्ट रूस कर चुका है। पश्चिमी देशों से नहीं मिल रही है यूक्रेन को अब मदद। वहीं रूसी सेना पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक को लेकर भी खबरें आई और ड्रोन अटैक यूक्रेन कर रहा है। एक हफ्ते में यूक्रेन का 176 ड्रोन अटैक का दावा। यूक्रेन ने 12 सी ड्रोन अटैक किए हैं, 15 से ज्यादा मिसाइल से वार किया है। रूसी डिफेंस फोर्स ने इन हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। तो यूक्रेन की इस ड्रोन वॉर को देखते हुए इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से एक हफ्ते में 176 ड्रोन अटैक को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और एक ही हफ्ते में 12 सी ड्रोन हमले। वहीं इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब तक 9165 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। मैं इस बीच सुधाकर सर एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव फेल और इस बीच लगातार यूक्रेन का भी ये कहना कि बहुत हद तक कुछ ऐसे इलाके जहां पर अभी तक रूस की पकड़ मजबूत थी, वहां से भी वो रूस को खदेड़ने में कामयाब रहा है। एक और वॉरफेयर के दौरान की जा रही पोस्टरिंग। एब्सोल्युटली सुरभि, ये बिल्कुल सही डिडक्शन आप कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ये भी समझना जरूरी है
कि पुतिन को किसी भी हालत में ये लड़ाई में हारना एक हैवी जियोपॉलिटिकल प्रोहिबिटिव कॉस्ट आ जाता है। ये किसी भी हालत में हारने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, केंद्र बिंदु बनाते हुए आप अगर उसको फर्दर एनालिसिस को एक्सटेंड करेंगे तो ये सारे चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जुड़ जाएंगे। लेकिन एक रेड लाइन है सुरभि, उसको समझना जरूरी है। किसी भी हालत में पुतिन जो है क्रीमिया को लूज नहीं कर सकते हैं। क्रीमिया के ऊपर कभी भी कोई भी समय में किसी जगह पे हमला होता है, ये काफी जबरदस्त जोर तरीके से काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च करने का ये संभव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसीलिए अगली बड़ी खबर है कि यूक्रेनी सेना रूस पर कर रही है पलटवार, जहां एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से अटैक को लेकर खबर आई है। आपको बता दें रशियन टैंक्स को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया में एटीजीएम से अटैक की ये तस्वीर देखिए।